नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजुला फातिमा और आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज रुद्रपुर में की गई अंतर्राज्यीय जनपदीय बैठक। 1 मार्च से हाथी डंगर गेट से शुरू होगा नया पर्यटन जोन। रामनगर में भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां। ईओ को ज्ञापन सौंप कर्मचारियों ने जल्द स्थायी नियुक्ति प्रदान करने की उठाई मांग। वन बीट अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से हुई मौत। द्वाराहाट पुलिस ने लंबे समय से फरार वारंटी अभियुक्त को इस्लामनगर गदरपुर से किया गिरफ्तार। मेडिकल कॉलेज आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के धरने को पूर्व दर्जा मंत्री कर्नाटक ने दिया अपना समर्थन। ऑनलाइन शॉपिंग में फंसे पैसों को वापस दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 साइबर ठगों को अल्मोड़ा पुलिस ने किया गिरफ्तार। मलिक सहित 36 दंगाइयों पर पुलिस ने लगाया यूएपीए। लोहाघाट नगर पालिका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शौचालय निर्माण की व्यापारियों ने उठाई मांग। पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्तियाल को बनाया गया लोहाघाट विधानसभा का संयोजक। अब वक्त तो चला है खबरों को विस्तार से जानने का। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज रुद्रपुर के निजी होटल के सभागार में इंटर स्टेट यानी अंतर्राज्यीय जनपदीय बैठक अधिकारियों द्वारा की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों के अधिकारियों व उधम सिंह नगर के अधिकारियों के बीच बैठक की गई। बैठक में चुनाव को लेकर गहनता से विभिन्न मुद्दों पर बात की गई तथा दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच आपसी तालमेल के साथ शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपादित कराने पर जोर दिया गया। बैठक में उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदयराज सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी, एसपी सिटी मनोज कत्याल सहित उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद व बिजनौर के एसडीएम, एसपी समेत अन्य अधिकारी भी शामिल रहे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, ये बैठक जो रखी गई है ये इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स की बैठक है। इसमें यूपी के 5 जिलों के अधिकारी और हमारे उधम सिंह नगर के जिले के जो अधिकारी हैं वो सब आज बैठक में थे। स्पेशली इसमें हमें देखना पड़ता है कि जो बॉर्डर के हमारे पुलिस बूथ हैं, मतदान केंद्र हैं या विलेज हैं, उनमें इलेक्शन को लेकर के कोई ऐसा चीज न आने पाए कि जिससे इलेक्शन प्रभावित हो सके। और इसमें दोनों स्टेट के अधिकारियों को विशेष ध्यान रखना पड़ता है, वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे प्रिवेंटिव एक्शंस की बात हो, शराब हुआ, अवैध शराब की बात हो, नारकोटिक्स की बात हो, या गुंडा एक्ट में तमाम गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं जो उधर से इधर आ गए या इधर से उधर चले गए, तो एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है। इसमें सारे इश्यूज हम लोग एक दूसरे से जो इन्फॉर्मेशन है शेयर करते हैं और फ्यूचर में उसके लिए क्या क्या कार्यवाही की जानी चाहिए उस पर हम लोगों ने आज बड़े विस्तार से चर्चा किया। और वीसी के माध्यम से एसएसपी बरेली भी जुड़े थे, बिजनौर भी जुड़े थे, बाकी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट बैठक होती है। भारत निर्वाचन आयोग के भी ऐसे निर्देश हैं कि आप लोग बैठ के पहले से करके सारी चीजों की तैयारी करें। जी, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में तो अंतर जनपदीय और मेन रूप से अंतरराज्यीय बैठक हुई है यहाँ पे, क्योंकि उधम सिंह नगर जनपद सबसे संवेदनशील है। 5 जनपदों की सीमा शेयर करते हैं हम लोग। वेस्ट से ईस्ट में आएंगे तो बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, आज मतलब और थोड़ा सा नेपाल भी आता है। और आज जो है हमारा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में माननीय डीएम साहब के अगुवाई में, डीएम उधम सिंह नगर साहब की अगुवाई में हमारा अंतरराज्यीय बैठक हुआ। सहयोग बैठक, समन्वय बैठक बोलते हैं। विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुआ। बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर और आपका बिजनौर से सारे सीनियर पुलिस अधिकारी गण हैं और डीएम्स, कुछ जिले का डीएम्स और कुछ जिले का एसएसपी जो है वीसी के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो संवाद बहुत अच्छे तरीके से हुआ समन्वय बैठक में। बॉर्डर में कहाँ कैमरे लगना है, कहाँ हमारे बैरियर्स लगेंगे, कहाँ उनके बैरियर्स लगेंगे, और सघन चेकिंग कैसे होगा, शस्त्र लाइसेंस की सत्यापन कैसे होगा। जो ये सीमावर्ती जनपदों का मिसयूटिलाइज करते हैं, यहाँ लाइसेंस रख के वहां अपराध करना या यहाँ का तस्करी वहां दिखाना, तो ये सब चीजें जो करते हैं, यहाँ रह के वहां अपराध करना, वहां रह के यहाँ अपराध करना, ताकि वो ऐसा ना आ जाए। तो इन चीजों पे अंकुश करना हमारा सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा। एंड निश्चित तौर पे हमारी टीम जो है, सारे सीओस और एसएचओस जो है काबिल है। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि एक अच्छी समन्वय के साथ एक सुनियोजित तरीके से काम करके, क्योंकि चुनाव आयोग के भारतीय चुनाव आयोग ईसीआई के दायरे में हम आ जाते हैं, तो तब ना काडर डिफरेंस होता है, ना स्टेट डिफरेंस होता है, ना जिला डिफरेंस पड़ता है। तो हम सबको एक ही दायरे में काम करना है, वो अच्छे तरीके से करने के लिए हमने समन्वय बैठक कर लिया है। जी, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत ये मीटिंग आयोजित की गई थी। इसमें जनपद बरेली तथा जनपद उधम सिंह नगर के कुछ एरिया, लगभग 25 किलोमीटर का एरिया कॉमन है, तो उसी के संदर्भ में कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी
और बहुत अच्छे से दोनों जनपदों के आपस में कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स पे डिस्कस किया गया है। और बरेली जनपद के थाना बहेड़ी तथा सीसगढ़ तथा उधम सिंह जनपद के कुलभट्टा थाना है, किच्छा थाना है तथा एक थाना और है। इन 3 थानों का डिस्कशन हुआ आपस में और ये सहमति बनी है कि लोकल लेवल पे और मीटिंग्स आयोजित की जाएं ताकि ग्राउंड लेवल पे कोऑर्डिनेशन और बेहतर हो। समस्त बिंदुओं का एक्सचेंज हुआ है और ये और बेहतर बनाने के लिए ग्राउंड लेवल पे भी एक बार कोऑर्डिनेशन होगा। पाटो पर्यटन जोन की सफलता के बाद अब तराई पश्चिमी वन प्रभाग हाथी डंगर से नए पर्यटन जोन खोलने की तैयारी में जुट गया है। डीएफओ प्रकाश चंद आर्य ने बताया कि नए पर्यटन जोन हाथी डगर गेट से 25 जिप्सियां सुबह और 25 जिप्सियां शाम की पारी में पर्यटकों की सफारी के लिए रवाना होंगी। आम पोखरा रेंज में इको पर्यटन की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिप्सी का पर्यटक 1550 रुपया विभागीय शुल्क लेकर परमिट ले सकेंगे। इसके अलावा उन्हें जिप्सी का किराया अलग से देना पड़ेगा। 1 मार्च को मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं पीके पात्रो व विधायक दीवान सिंह बिष्ट द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये हमारा फाटो जोन की सफलता को देखते हुए और हमारे क्षेत्र के विविधताओं को देखते हुए ये तय किया गया कि एक नया जोन खोला जाए यहाँ पर, और वो जोन होगा हाथी डगर इको टूरिज्म जोन, जिसमें कि 1 तारीख से हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। 1 तारीख से उसको खोलने के लिए माननीय विधायक जी और हमारे मुख्य वन संरक्षक उसका जो लोकार्पण करेंगे उस दिन। और उस जोन के लिए हमने प्लानिंग किया कि 25 गाड़ियाँ सुबह और 25 गाड़ियाँ शाम को टूरिस्ट को अंदर जंगल के अंदर ले जाएंगी और उनको वहाँ पर उनका सफारी करवाएंगी। सर कितना ट्रैक है पूरा? लगभग 35 किलोमीटर का ट्रैक है। अंदर हमारा एक तुमड़िया चौकी है, वो हमारा डेस्टिनेशन फाइनल डेस्टिनेशन होगा, जहाँ पर पहुँच करके वो पर्यटकों को कुछ देर वहाँ रेस्ट करने का मौका मिलेगा और उसके बाद में फिर वो वहीं से वापस आएंगे। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने सरकार पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले डालकर कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। इसी को लेकर रामनगर में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से अपना मानदेय बढ़ाने के साथ ही मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का विस्तार करने के साथ ही सेवानिवृत्त होने पर सम्मान राशि देकर उनकी विदाई करने की मांग की है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मेरा नाम शीला है, मैं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हूँ। हम ब्लॉक रामनगर से हैं, जिला नैनीताल। तो अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा ये आंगनवाड़ी धरना चल रहा है। कुछ हमारी इसमें मांगे हैं जो सरकार अभी बहुत ढील दे रही है, तो उस वजह से हमें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा कि जगह जगह हमें ये करने पड़े। और ये हमारी मांगे हैं कि हमारी जो मानदेय है वो 18,000 किया जाए, जो एक न्यूनतम मजदूरी भी नहीं है जो हमारी, उसको पूरा किया जाए। और साथ ही जब हम रिटायर होते हैं तो 2 या 4 लाख रुपए हमें सम्मानजनक राशि के साथ हमारी विदाई की जाए और जल्दी से जल्दी मिनी जो केंद्र थे उन्हें बड़ा किया जाए। लेकिन अभी जियो आ चुका है, लेकिन अभी कब से ये कार्य अमल होता है हमें पता नहीं है। और अभी हम लोग इसी धरने को लेके देहरादून वहाँ पे गए थे, तो अभी हमें खाली आश्वासन दिया गया है कि ऐसा होगा, क्योंकि अभी 17 बजट का वो चल रहा है। तो 2 तारीख को देखो क्या होता है, या फिर 8 मार्च के, तब तक हमारा ये कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। हम जगह जगह पर ऐसे धरने प्रदर्शन करते रहेंगे और सरकार को हिलाने की हमारी पूरी तरह से कोशिश है। हम सारे पदाधिकारी हम रामनगर ब्लॉक से हैं। ये दीपा थापा है, अध्यक्ष के पद पे है, मैं सहयोगी हूँ। ये हमारी सचिव हैं, कोषाध्यक्ष पीछे हैं। तो ये आंगनबाड़ी केंद्रों में जो कार्य बहिष्कार चल रहा है आपने ताले लगा दिए? हाँ, ये हमने सबको पहले लेटर दिया है, उसके बाद ही हमने कहा, अपनी मर्जी से हमने कोई पूरा सिस्टमेटिक तरीके से हमने ये कार्य किया है। SDM DM जो भी है हमारे सारे अपने CDPO सर सबको लेटर दिया है, उसके बाद ही हम जगह जगह पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आंगनबाड़ी के अलावा हम दिया जाता है ना, उस वजह से हमको ये स्टेप लेना पड़ा, नहीं तो हम ये करते नहीं। कोई हमें अच्छा नहीं लग रहा कि हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, लोगों के ऐसे पात्र बन रहे हैं। तो इस वजह 8 मार्च को नहीं होती मांगे तो फिर क्या है? अभी तो 2 तारीख को बोल रखा है, लेकिन जो हमारे प्रेसिडेंट है वो बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, वो कह रहे हैं कि 8 मार्च को महिला दिवस है, क्या पता कुछ करें, क्या पता, सब क्या पता, वो काशी रह जाता है। तो हम इस वजह से पूरा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी के अंतर्गत आने वाली चनकपुर की शारदा रेंज में तैनात वन बीट अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीट अधिकारी हरिश्चंद्र जोशी की मौत गोली लगने के वजह से हुई है। इस घटना के बाद वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि वन कर्मी का शव उसके सरकारी आवास कॉलोनिया से बरामद हुआ है। गोली कैसे चली, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल वन विभाग और पुलिस की टीम वन कर्मी की मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।
संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। के आज हमने ईओ साहब को ज्ञापन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सामने इसलिए दिया कि ताकि हमारे सरकार को ये पता चले कि जिस संविधान से ये देश चल रहा है उनके सामने ही हमने ये दिया है, ताकि वो संविधान के अनुरूप ही काम करें और हम संविधान से हटकर कोई काम करना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर 1971 में टाउन एरिया घोषित हुई थी, उसके बाद में 1987 में नगर पालिका गठन किया गया था, समझे, नगर पंचायत से और नगर पालिका हुई थी 87 में। 87 के बाद से वही स्टाफ जो 5-6 जनों का स्टाफ था वही स्टाफ चलता आ रहा है। 9 सफाई कर्मचारी हैं परमानेंट और 6 कार्यालय स्टाफ है, और जो कि आज 3rd क्लास की नगर पालिका है, ये 3 क्लास की है। इसमें कम से कम नहीं तो 80-90 कर्मचारी सफाई वाले होने चाहिए और कम से कम 30-40 20-25 कर्मचारी हमारे जो है कार्यालय स्टाफ का होना चाहिए। 35 साल से 88-89 से आज तक दैनिक वेतन में हमारे कर्मचारी काम करते हुए आ रहे हैं और उनको अभी तक कोई परमानेंट नहीं किया गया है। और सन 2003 में भी इसका एक आदेश हुआ है, और 2006 में उमा देवी प्रकरण में जिनको 10 साल पूरे हो गए थे उनको परमानेंट होने का आदेश किया गया था 2011 में, 2013 में, मगर सरकार ने बिल्कुल अनदेखी करते हुए हमारी जो है मांगों को नहीं सुना गया और हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हम सरकार से निवेदन करते हैं और अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष जी जो हमारे, उनसे भी कहते हैं ये सरकार को बताएं कि हम 1988-89 से लेकर आज दिन तक दैनिक वेतन में लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं, उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से जो है परमानेंट का स्थायी का आदेश करें। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। बाजपुर में निकाय कर्मचारी महासंघ व स्वच्छ कार सफाई कर्मचारी संघ से जुड़े दर्जनों कर्मचारी मंगलवार को नगर पालिका परिषद में पहुंचकर एकत्र हुए। इस दौरान उन्होंने अधिशासी अधिकारी मनोज दास को एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि लगभग विगत 20 वर्षों से नगर पालिका परिषद बाजपुर में समान कार्य समान वेतन में कार्यरत लिपिक, लाइनमैन, ड्राइवर, कैशियर, चपरासी, पर्यावरण मित्रों को माननीय उच्च न्यायालय में आदेश के क्रम में स्थायी नियुक्ति प्रदान करने की मांग की जा रही है, लेकिन जो पूरी नहीं की जा रही है, जिससे कर्मचारियों में खासा रोष व्याप्त है। सभी कर्मचारी ने मांगों को पूरा नहीं किया जाने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमें एक अप्रिय समाचार मिला कि हमारे हल्द्वानी वन प्रभाग की शारदा रेंज के कलोनिया क्षेत्र में कार्यरत वन आरक्षी फॉरेस्ट गार्ड हरीश जोशी मृत अवस्था में पाए गए हैं। सेना पानी वन विश्राम भवन के जो परिसर में एक चौकी है, अपने जिस पर वो रहते थे, गश्त के बाद जो विश्राम करते थे, वैसे उनका जो चौकी थी कलोनिया चौकी थी, तो सेना पानी चौकी में वो मृत अवस्था में पाए गए। तो घटना के बारे में सुनते ही हमारा समस्त स्टाफ और पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई। तो पुलिस टीम भी इसकी जांच पड़ताल में जुड़ी है और घटना के कारणों का पोस्टमार्टम के बाद और पता चल पाएगा और पुलिस भी इसकी गहनता से जांच कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंटों में संबंधित वारंटी अभियुक्तों की 100% गिरफ्तारी हेतु सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस टीम द्वारा वारंटी अभियुक्त इस्लाम पुत्र मकसूद निवासी चौखुटिया रोड द्वाराहाट अल्मोड़ा को सुराग रसी पता रसी करते हुए उसके घर इस्लाम नगर गदरपुर से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में आउटसोर्सिंग कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर विगत 2 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके धरना प्रदर्शन को आज पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। इस अवसर पर कर्मचारियों ने भावुक होते हुए कहा कि उनकी बात सुनने के लिए न ही मेडिकल कॉलेज का कोई अधिकारी और न ही कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचा। उन्होंने कहा कि पूर्व दर्जा मंत्री ने धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन देने से उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। विदित हो कि अस्वीकृत पदों में कार्यरत कर्मचारियों के पदों को स्वीकृत करने सहित वेतन आहरित करने, समस्त आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की वेतन वृद्धि करने के साथ ही कोविड काल से कार्यरत समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों को विभागीय संविदा पर रखने की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी धरना दे रहे हैं। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट।
वादी चंदन सिंह नयाल निवासी अल्मोड़ा ने कोतवाली अल्मोड़ा में तहरीर दी कि उसके द्वारा एक ऑनलाइन साइट कंपनी से शॉपिंग की गई थी, जिसमें कुछ पैसों का सामान उसे प्राप्त हुआ था और कुछ पैसों का सामान उसे प्राप्त नहीं हुआ था। इस बात का फायदा उठाकर 3 लोगों द्वारा, जिन्होंने अपना नाम कपिल रोतेला, महेश शर्मा व कीर्तिका मलिक बताया था, खुद को एक ऐसी कंपनी का कर्मचारी बताया जो अन्य कंपनी में फंसे पैसों को वापस दिलाने का काम करती है। फंसे पैसों को निकालने के नाम पर फीस के तौर पर वादी से छोटी छोटी मात्रा में पैसे मंगवाकर कुल 1,46,500 रुपए का फ्रॉड किया गया। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली अल्मोड़ा में FIR पंजीकृत की गई, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा के निर्देशन में अल्मोड़ा पुलिस द्वारा साइबर सेल के सहयोग से ठोग सुरागरसी पता रसी कर उक्त व्यक्तियों को जिला गाजियाबाद से पकड़ा गया व पकड़े गए अभियुक्तों के विरुद्ध CRPC एक्ट के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। वनभूलपुरा हिंसा का मास्टरमाइंड कहे जा रहे अब्दुल मलिक को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। मलिक के साथ ही वनभूलपुरा थाना और वहां खड़े वाहनों को फूंकने वाले कुल 36 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। मलिक पर तो पुलिस ने पहले ही UAPA लगा दिया था, अब सभी 36 लोगों पर भी UAPA लगा दी गई है। इन सभी पर हत्या की कोशिश करने सहित तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, जो FIR ऑलरेडी हो रखी है उसमें UAPA हमने सम्मिलित कर रखा है और अभियुक्त जो अब्दुल मलिक है वो पुलिस कस्टडी रिमांड में है, उससे पूछताछ की जा रही है। जैसे भी साक्ष्य आएंगे और जिस तरीके के तथ्य आएंगे उसके हिसाब से और भी अगर कठोर प्रयोजनों में डालने हैं तो वो भी हम विवेचना में सम्मिलित करेंगे। सर, नामजद जो काफी संख्या में उनकी हुई थी, अभी गिरफ्तार क्या स्थिति उनकी? देखिए, नामजद अभियुक्तों में से सिर्फ एक अभियुक्त जो है अब्दुल मलिक का पुत्र अब्दुल मोइद, वो फरार है। बाकी सभी लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अब्दुल मोइद की गिरफ्तारी हम जल्दी कर लेंगे। नगर पालिका लोहाघाट के द्वारा कुछ वर्ष पूर्व लोहाघाट नगर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया गया था और नगर के व्यापारियों को उसमें किराए पर दुकानें आवंटित की गई थी, लेकिन पालिका के द्वारा इतने बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में व्यापारियों की सुविधा के लिए शौचालय का निर्माण तक नहीं करवाया गया है, जिस कारण व्यापारियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं पालिका की इस कार्य प्रणाली से व्यापारियों में काफी आक्रोश है एवं उन्होंने नगर पालिका लोहाघाट से जल्द शौचालय निर्माण व सफाई व्यवस्था की मांग की है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। ये नगर पालिका का एक कॉम्प्लेक्स है। हम पिछले 3 वर्षों से यहाँ शौचालय के लिए कह रहे हैं। इसमें आज तक कभी शौचालय के लिए कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। कर्मचारी द्वारा अभी प्रशासक के तौर पर उप जिला मजिस्ट्रेट जी बैठे हैं, उनसे भी हमने मुख्यमंत्री जब यहाँ लोहाघाट आए थे तब भी हमने बात रखी थी, लेकिन अभी तक उस बात में कोई अमल नहीं आया है। इतने यहाँ कॉम्प्लेक्सेस में होटल भी हैं, दुकानें भी हैं। रोज हमसे हर वर्ष किराया बढ़ाया जा रहा है, लेकिन शौचालय न होने से जो ग्राहक आ रहे हैं उनको बहुत दिक्कत, खासकर महिलाओं को इसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है हर घर शौचालय स्वच्छ भारत अभियान का, उसमें ये लोग पलीता लगा रहे हैं, क्योंकि आज के दिन में जो सबसे मुख्य चीज अगर कहीं पे भी जाओ वहाँ पे शौचालय का होना बहुत जरूरी है, खासकर 21वीं सदी के भारत में। लेकिन यहाँ पे अभी शौचालय नहीं है। सोचिए कितनी छोटी सोच अभी कर्मचारियों इनकी होगी कि यहाँ पे एक शौचालय नहीं है। अभी तक नहीं दी गई है। हम लगातार कह रहे हैं 4-5 साल से कि यहाँ वॉशरूम होना चाहिए और सफाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई इसमें नगर पालिका ने ध्यान नहीं दिया है। तो ये कहना चाहिए जितनी जल्दी हो एक वॉशरूम बनाया जाए, यहाँ सुविधाएं हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पालिका का ऊपर ही ऑफिस भी है। हम चाहते हैं कि सफाई हो और वॉशरूम जल्दी से जल्दी बने। दिक्कत ये है, क्या कहते हैं, बहुत टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं होटल भी है ना, कॉम्प्लेक्स में बंद होना चाहिए जिस हिसाब से कॉम्प्लेक्स है। शौचालय की मांग है सर। अब ये किराया तो बढ़ा ही देते हैं। अभी ये इस महीने से अब देखो ये क्या कहते हैं, ये कूड़ा उड़े का भी कर रहे हैं। कूड़ा उड़ा ज़्यादा होता नहीं है, फिर भी दिक्कत ही होती है, बनाना चाहिए सर। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा हाईकमान ने लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल को लोहाघाट विधानसभा का संयोजक बनाया है, जिसके लिए फर्त्याल ने मुख्यमंत्री धामी व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को धन्यवाद दिया। पूर्व विधायक फर्त्याल ने कहा, लोकसभा सीट के लिए पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी, लोहाघाट विधानसभा के सभी भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता जी जान से भाजपा उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए जुट जाएंगे। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। पार्टी की जिम्मेदारी होती है। वर्तमान में अब आपको पता है कि
लोकसभा का चुनाव जल्दी ही 10-15 दिन में आचार संहिता लगने वाली है और सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा कि उनने पार्टी की जिम्मेदारी दी है। जो जिम्मेदारी दी है, ये जिम्मेदारी अपने आप में भी हम लोगों की बनती है। हम पार्टी से बने हैं और 2-2 बार पार्टी संगठन से विधायक भी रहे हैं। तो आज मोदी जी को जो तीसरी बार है प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश में माहौल बना है, उसको जनता के बीच ले जाना है। और जो राष्ट्र की सुरक्षा वर्तमान में केवल मोदी जी के हाथों पर सुरक्षित है और प्रदेश का विकास जो है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस तेजी से बना रहे हैं, उन बातों को लेके जनता के बीच में जाएंगे। और जो वर्तमान में जो केंद्र की जो है कांग्रेस की लीडरशिप है या प्रदेश की लीडरशिप है, उससे जनता वास्तव में वाकिफ है कि वो जनता के हित के लिए कोई काम लंबे टाइम शासन करने के बाद भी नहीं करे, केवल जनता को गुमराह करने की बात कांग्रेस करती है। इन बातों को लेके जनता के बीच और जो 10 साल में मोदी जी के शासनकाल में पूरे देश में विकास हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा हुआ है, बड़े बड़े मुद्दों का डिसीजन निकला है और जनता का जो विश्वास जीता है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे विधानसभा के हर गांव तक जाया जाएगा। अपनी टीम भावना के साथ यहाँ के कार्यकर्ताओं को लेकर उन बातों को जो जनता केंद्र सरकार से जो भी योजना जन कल्याणकारी योजना है उनका जो फायदा है, जो प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजना है और जो मोदी जी और पुष्कर धामी जी की जो लीडरशिप है उसको जनता के बीच में ले जाएंगे। निश्चित तौर पर ये चुनाव एक तरफा होगा और इस विधानसभा में भारी मतों से विजय होकर जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होगा वो विजय होगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।